हे गाइस, मुझे पता है तुम लोग अच्छे होगे। तुम लोग देख रहे हो मेरा वीडियो रीच नहीं हो पा रहा है। मैं हर दिन वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तुम लोग देखते नहीं हो। बहुत बुरा लगता है। इतना मेहनत कर रहा हूँ, व्यू कमाएगा तो वीडियो बनाने का मोटिवेशन चला जाएगा। यार कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा सपोर्ट और हाइप कर दो। मेरी मंगेतर ने केवल बाद में केटीवी में गाना गाया और अगले दिन हमारी शादी से मैं पूरी तरह गायब हो गया। इस बात से अनजान अपनी वेडिंग ड्रेस पहनने के बाद भी वह अभी तक पिछली रात अपने पहले प्यार के लिए शराब में डूबी हुई तड़प में खोई हुई थी। पिछली रात लियू रायन केटीवी में नशे में हो गई थी। जब मैं उसे लेने गया तो संयोग से मैंने उसे देख लिया। जो महिला हमेशा मेरे सामने ठंडी और उदासीन रहती थी, अब उसकी आंखें लाल थीं। वह बस उसी खास लाइन को गा रही थी। बाद में मैंने आखिरकार प्यार करना सीखा। अफसोस की बात है, तुम तब तक बहुत दूर जा चुके थे और भीड़ में खो गए थे। उसकी दोस्त ने आह भर उसके कंधे पर थपकी दी। असल में मैं तुमसे ये बात छुपा रही थी। वह वापस आ गया है। क्या तुम अब भी उससे मिलना चाहती हो? उसका नाम लेने की कोई जरूरत नहीं थी। सबको पहले से ही पता था कि वह कौन है। लियू रायन का पहला प्यार। उनका रोमांस बेहद जुनूनी और अंतहीन उलझनों से भरा था। उसी ने उसे प्यार और कद्र का मतलब सिखाया। मेरी सांसें थम गई थीं। उम्मीद थी कि वह नहीं कहेगी, पर लियू रायन पल भर झिझकी और वह नंबर डायल किया जो उसके दिल में बसा था। कॉल जो डहते ही केटीवी में सन्नाटा छा गया। दूसरी तरफ से एक आदमी की कांपती हुई आवाज आई। मैंने सुना है कि तुम जल्द ही शादी करने वाली हो। लियू रायन ने हल्की हामी भरी। पल भर सन्नाटा रहा, जैसे कोई अपनी धीमी कराह दबा रहा हो। तो फिर आज रात तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो? दरवाजे के बाहर खड़े होकर मेरा दिल ऐसा महसूस कर रहा था जैसे वह एक अथाह समुंदर में डूबता जा रहा हो। आखिर मेरी मंगेतर अपनी शादी की पूर्व संध्या पर सालों बाद अपने पहले प्यार से संपर्क करके क्या करना चाहती थी? क्या वह अतीत को अलविदा कह रही थी या फिर से पुरानी मोहब्बत को जगा रही थी? लियू रायन हल्की रोशनी वाले कोने में बैठी थी। उसके चेहरे के भाव पढ़ना नामुमकिन था, पर कंधों का तनाव बता रहा था कि वह कुछ दबाने की कोशिश में है। पास बैठे दोस्त सांस रोके इंतजार कर रहे थे। फोन पर आदमी ने दुखी और गुस्से में सवाल किया। लियू रायन, क्या तुम दिखावा कर रही हो? क्या तुम मुझे बुरा महसूस कराना चाहती हो, यह जानते हुए कि इन सालों में मेरा दिल टूटा रहा? मैं कभी किसी और का नहीं हुआ। क्या तुम्हें इससे सुकून मिला? मैं मानता हूं कि मैं हार गया, ठीक है। आखिर में चेन होंग तो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। दीवार पर किसी के मुक्का मारने की भारी आवाज सुनाई दी। लियू रायन अचानक खड़ी हो गई, अब और खुद को संभाल नहीं पाई। चेन होंग, शराब पी रहे हो? अकेले रात में पीने को किसने कहा? मैं पूरी तरह उस समुंदर में डूब गया था। सांस भी नहीं ले पा रहा था। मेरे दिल में बची आखिरी उम्मीद भी पूरी तरह बुझ गई थी। हम 5 साल तक साथ रहे थे। मेरे आसपास के सभी लोग कहते थे कि लियू रायन एक परिपक्व महिला है जिसकी भावनाएं स्थिर हैं। वो कभी गुस्सा नहीं होती थी, न ही कोई नाटक करती थी, और चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा पूरी तरह शांत रहती थी। वो इतनी लगभग निर्दोष थी कि उसमें कोई कमी नहीं निकाली जा सकती थी। मैंने लियू रायन के चेहरे पर ऐसी घबराहट कभी नहीं देखी थी। वो प्यार में डूबी किसी किशोरी जैसी लग रही थी। चेन होंग ने झुंझलाकर कहा, मुझे अकेला छोड़ दो, अब तुम्हारी मंगेतर है। अब मेरी परवाह करने में बहुत देर हो चुकी है। लियू रायन की उंगलियों ने फोन को बहुत कसकर पकड़ा हुआ था। चेन होंग, पहले मेरी बात सुनो। उसने उसे बीच में रोका। हमें इतना प्यार था, फिर भी साथ न हो सके, पर तुम उसके साथ हो। चेन होंग की आवाज में उदासी आ गई। रायन, क्यों? मैं उसमें किस बात में कम हूं? चेन होंग, तुम उससे कम नहीं हो। इन शब्दों ने जैसे उसे उम्मीद दे दी। हिम्मत जुटाकर उसने पूछा, तो तुम्हारे दिल में मैं उससे बेहतर हूं, है ना? लेकिन मैं आगे कुछ भी सुनने की हिम्मत नहीं कर पाई। प्राइवेट रूम के अंदर वह महिला चुपचाप खड़ी रही। काफी देर बाद उसने धीमी आवाज में कहा, नहीं। फोन पर मौजूद उस आदमी का दिल भी शायद उसी पल मेरी तरह धड़कना भूल गया होगा जब उसने यह जवाब सुना। यह अविश्वसनीय था। इससे पहले कि चेन होंग रो पड़ती, लियू रायन ने जल्दी से औपचारिक और गंभीर स्वर में जोड़ दिया, चेन होंग, तुम अनोखी हो। तुम्हें किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं है। वह अनोखा है, लेकिन मैं नहीं। चेन होंग सिर्फ चेन होंग हो सकती है, जबकि मैं कोई भी हो सकता हूँ। क्योंकि ऐसा है तो मैं तुम्हें ये शादी उसे वापस लौटा रहा हूँ। फोन पर चेन होंग ने आखिरकार लियू रायन को अपना पता बता दिया। उसकी सभी सहेलियों ने उसका हौसला बढ़ाया। रायन, इस मौके को अच्छे से पकड़ लो। आज के बाद तुम जियांग जियांग की पत्नी बन जाओगी। आज रात का पूरा फायदा उठाओ और आखिरी बार प्यार में पागल हो जाओ। लियू रायन ने अपनी कोट उठा ली। भले ही उसने खुद बहुत ज्यादा पी रखी थी, फिर भी वह परिणामों की परवाह किए बिना उसके पास दौड़ जाना चाहती थी। प्राइवेट रूम का दरवाजा अचानक खोल दिया गया। बदलती रोशनी और परछाइयों के बीच उसने आखिरकार मुझे वहां खड़ा देखा। एक पल के लिए हवा जैसे थम सी गई। जियांग, लियू रायन को अपने कदम रोकने पड़े। उसकी आंखों में एक पल के लिए घबराहट झलक गई। तुम कब आए? कुछ कहा क्यों नहीं? मैंने धीरे से कहा। सुना था तुम नशे में हो। लियू रायन के होंठ हल्के से खुले। एक क्षण के लिए उसकी नजरें उलझन भरी हो गईं।
जियांग, बहुत देर हो गई है, कल शादी है, देर तक जागने से डार्क सर्कल्स हो जाएंगे, तुम पहले वापस जाओ। जियाओ मुझे छोड़ देगी तो ठीक है। जियाओ लियू रायन की सबसे अच्छी दोस्तों में से एक थी। जियांग, मुझे एक जरूरी काम निपटाना है। मैंने उसकी आंखों में देखकर धीरे से पूछा। वह एक पल के लिए चुप हो गई। मैं उसकी आंखों की गहराई में संघर्ष साफ देख सकता था। वस्तुनिष्ठ रूप से देखा जाए तो लियू रायन वाकई एक असाधारण रूप से उत्कृष्ट महिला थी। बहुत कम उम्र में ही उसने अपनी खुद की कंपनी स्थापित कर ली थी और उद्योग में मजबूत जगह बना ली थी। वह अमीर थी, सक्षम थी और उसमें अच्छा चरित्र भी था। कम से कम पिछले 5 वर्षों में उसने मुझे भरपूर सम्मान और देखभाल दी थी। अगर मैं केवल सुविधा के लिए शादी कर रहा होता तो इन बाहरी खूबियों के सामने भले ही उसके दिल में कोई और आदमी होता, शायद मैं उसे बर्दाश्त कर लेता। लेकिन हमारी मुलाकात किसी ब्लाइंड डेट के जरिए नहीं हुई थी। हमने एक दूसरे को चाहकर प्यार किया था। मैं उस पर पूरी तरह फिदा था और उसे अपना दिल दे बैठा था। इसलिए मैं चेन होंग का कांटा यूं ही निगल नहीं सकता था। उसकी गर्म हथेली ने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे दिलासा देने के लिए सहलाया। जियांग, अच्छे से रहो और मेरा इंतजार करो, मैं सब कुछ जल्दी ही संभाल लूंगी। उसकी आवाज हमेशा की तरह कोमल थी, लेकिन मैं उसकी मुस्कान में छुपी हुई बेसब्री को महसूस कर सकता था। वह साफ तौर पर जल्दी में थी। उसने तो मेरे जवाब का भी इंतजार नहीं किया। बात कहने के बाद वह मुझे छूकर आगे बढ़ गई और चली गई। जियाओ तुरंत उसकी तरफ से सफाई देने के लिए आगे आई। जीजा जी, ज्यादा मत सोचिए, रयान को सच में कोई जरूरी काम था। चिंता मत कीजिए, इससे आपकी कल की शादी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं प्राइवेट रूम के अंदर रुकी हुई स्क्रीन की ओर मुड़ा। म्यूजिक वीडियो एक ही गीत की पंक्ति पर आकर रुक गया था। कुछ लोग अगर छूट जाएं तो वे हमेशा के लिए चले जाते हैं। मैं हल्के से मुस्कुराया। सच में? उसे ये कहना। मेरी आवाज इतनी शांत थी कि खुद मुझे भी हैरानी हुई। उसे वापस लौटने की कोई जल्दी नहीं है। जियाओ एकदम ठिठक गई। मैंने अपनी उंगली से सगाई की अंगूठी उतारी और उसे धीरे से वहीं रख दिया जहां लियू रयान बैठी थी। कृपया इसे उसके पास लौटा देना। मुझे लगा सब मान लिया है, पर अकेले होटल लौटते ही देखा वो सजावटें अब भी वहीं थीं जहां हमने साथ लगाई थीं। उसी पल मेरी भावनाएं पूरी तरह बिखर गईं। मैं खुद को रोने से रोक नहीं पाया। पहली बार जब मैंने चेंग होंग के अस्तित्व को नोटिस किया तो वह तब था जब मैंने गलती से लियू रयान के अध्ययन कक्ष की एक दराज खोल दी थी। अंदर एक सावधानी से संभाली गई ग्रेजुएशन की फोटो थी। लड़की की भावनाएं एक नजर में ही साफ झलक रही थीं। बाकी सभी कैमरे की ओर देख रहे थे, लेकिन वह सिर्फ उसे ही देख रही थी। क्या यह तुम्हारा पहला प्यार था? मैंने मजाक में पूछा। वह एक पल के लिए चुप हो गई, फिर सिर हिलाकर स्वीकार कर लिया। मैं हैरान रह गया। मैंने फिर से फोटो में उस लड़के को देखा। साफ सुथरे छोटे बाल, चमकदार मुस्कान, ऐसा इंसान जो गर्मजोशी और खुशमिजाज दिखता था। अब ये सब बीती बात है, लियू रयान ने धीरे से कहा। उसने फोटो पलट कर रख दी। शायद ये बस एक मर्द का अंतर्ज्ञान था, पर मुझे बेचैनी होने लगी। फिर भी लियू रयान का बर्ताव हमेशा अच्छा रहा था। उस पर शक की कोई वजह नहीं थी। वह तो मुझे जब चाहूं उसका फोन भी चेक करने देती थी। मैंने उसके सारे कॉन्टैक्ट्स देखे, लेकिन वहां चेंग होंग नाम का कोई नहीं था। असल में उसने उसे अपने दिल के बहुत गहरे में छुपा रखा था। सुबह होने तक लियू रयान आखिरकार लौट आई। उसके बाल बिखरे थे। उससे अब भी शराब और अजनबी कोलोन की महक आ रही थी। जियांग, माफ करना, मुझे एक बात कहनी है। हमारी शादी फिर टल सकती है। मैं शांत रहा। उसके लिए? लियू रयान एकदम ठिठक गई। तो तुम्हें पहले से पता था? क्या सूर्योदय सुंदर था? वह चुप रही। इस बड़े डेटा के युग में चेंग होंग का सार्वजनिक सोशल अकाउंट ढूंढना मुश्किल नहीं था। मैंने उसकी सारी पोस्ट खंगाल डाली। लगा जैसे लियू रयान को पहली बार देख रहा हूं। वह लड़की जो समय को सबसे ज्यादा मानती थी, उसके लिए पूरी रात नीचे खड़ी रहती, और अगर वह कहता कि याद आ रही है तो 8 घंटे गाड़ी चलाकर उससे मिलने चली जाती। जब वह दूसरों से बात करता तो वह जलती थी और रात भर सबको अनदेखा करती। उनका प्यार जुनूनी और सच्चा था। आखिरी पोस्ट आधे घंटे पहले की थी। वह समुद्र किनारे सूर्योदय की तस्वीर थी जिसमें 2 हाथ एक दूसरे को थामे हुए थे। कैप्शन: ये वही वादा है जो तुमने मुझे 4 साल पहले किया था। मैंने भी लियू रायन से सूर्योदय देखने के लिए कहा था। तब उसने सहजता से जवाब दिया था, क्यों ना इसे किसी पहाड़ से देखें। बर्फीले पहाड़ों पर सूर्योदय समुद्र से भी ज्यादा खूबसूरत होना चाहिए। लियू रायन हमेशा अपने वादे निभाती थी। 1 हफ्ते बाद वह सच में मेरे साथ बर्फीले पहाड़ों पर सूर्योदय देखने गई थी। पूरे सफर के दौरान मैं उत्साहित था, लेकिन वह हमेशा की तरह शांत और भावहीन बनी रही। जब तक सूरज आखिरकार नहीं निकला, मैंने झुककर सबसे पहले उसे चूमा। यह हमारा पहला चुंबन था। लियू रायन साफ तौर पर हैरान रह गई थी। उसकी आंखों में हल्की सी झलक थी। तब मैं मूर्खता से सोचता था कि वह भी मेरी तरह घबराहट और उत्साह महसूस कर रही है, लेकिन अब मुझे आखिरकार समझ आया। जब वह मेरे साथ सूर्योदय देख रही थी, असल में वह उसके साथ पूरा न कर सकी उस वादे के बारे में सोच रही थी। चेंग होंग की भावनाएं अस्थिर हैं। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। लियू रायन ने मुझे समझाने की कोशिश की। मैंने बस सिर हिला दिया। तो फिर शादी रद्द कर देते हैं। जियांग, परेशान मत करो।
हमने इस बारे में पहले ही बात कर ली है। और वैसे भी क्या तुम इस शादी का इंतजार नहीं कर रहे थे? जैसे ही मैं बोलने ही वाला था, दरवाजे के बाहर से अचानक एक गहरी पुरुष आवाज आई। रायन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बाहर बहुत ठंड है। शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि चेंग होंग नाम का वह आदमी पहले ही कमरे में आ चुका था। लियू रायन ने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। हालांकि उसकी आवाज ठंडी लग रही थी, लेकिन उसमें चिंता झलक रही थी। तुमने जैकेट क्यों नहीं पहनी? कितनी बार तुम्हें समझाऊं? अगर तुम बीमार पड़ गए तो फिर तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? तुम हो ना, क्या इतना काफी नहीं है? चेंग होंग ने लापरवाही से जवाब दिया। तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ी। ओह हाँ, तुम तो जल्द ही शादी करने वाले हो। मैंने अपने सामने के इस बेहुदा दृश्य को घूर कर देखा। लियू रायन वाकई उसे मेरे सामने उसी होटल में ले आई थी जहां हमें अपनी शादी की तैयारियां करनी थीं। मैंने गहरी सांस ली। इसका मतलब आखिर है क्या? ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। चेंग होंग अभी अभी देश लौटा है और उसके पास कहीं जाने की जगह नहीं है, इसलिए मैं उसे यहाँ ले आई। लियू रायन एक पल के लिए झिझकी। और क्या तुम्हें अब भी बेस्ट मैन की जरूरत नहीं है? चेंग होंग चुप रहो। मेरा पूरा शरीर गुस्से से कांप उठा। मेरी आवाज बेकाबू होकर ऊंची हो गई, लेकिन चेंग होंग भी गुस्सा हो गया। तुम्हारी समस्या क्या है? क्यों चिल्ला रही हो? लियू रायन, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो? तुम चाहती हो कि वो मेरा बेस्ट मैन बने? इसमें गलत क्या है? मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए मदद कर रही हूँ। चेंग होंग ने घमंड से अपनी ठुड्डी ऊपर उठा ली। और चाहो तो मानो या न मानो, अगर मैं चाहूं तो दूल्हे के तौर पर तुम्हारी जगह भी ले सकता हूँ। सच कहूं तो शुरुआत से ही रायन और मैं असली कपल थे। तुम तो बस बाद में आई और मेरी जगह ले ली। असली तीसरा पहिया तो तुम हो। यह कहते हुए वह धीरे धीरे और करीब आ गया। उसकी आंखों में मजाक उड़ाने की भावना बिल्कुल भी छुपी नहीं थी। उसने मेरी नाक की ओर उंगली उठाकर कहा, मेरे बिना क्या रायन तुम्हारे साथ इतना नरम रहता? प्यार ऐसा ही है, कोई पेड़ लगाता है और कोई छाया पाता है। तो मुझे शुक्रिया कहो। अब मैं खुद को रोक न सकी। मैंने बिना सोचे समझे उस पर हाथ उठा दिया, लेकिन उससे पहले कि मैं उसे छू पाती, चेंग होंग अचानक नाटकीय ढंग से पीछे गिर पड़ा, जैसे मैंने उसे बहुत जोर से मारा हो। वह जोर से जमीन पर गिर पड़ा। लियू रायन तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ी। जैसे ही उसने उसके घुटने पर खरोंच देखी, वह पूरी तरह गुस्से से फट पड़ी। जियांग चेंग, क्या तुम हद से आगे नहीं बढ़ गए? हमारे बीच की बातें हमारी हैं, लेकिन चेंग होंग को तंग करना बेकार है। मैं चुपचाप उसे घूरता रहा। उस औरत को जिसे मैंने 5 साल तक चाहा, जो बहुत जल्द मेरी पत्नी बनने वाली थी। अब वह अपने पहले प्यार की रक्षा कर रही थी, हर कीमत पर उसे बचा रही थी। उसने मेरे खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। यह पहली बार था जब उसने मेरे साथ इतना कठोर व्यवहार किया था। अचानक मैं थका हुआ महसूस करने लगा। जो डोर इतनी देर से तनी हुई थी, आखिरकार टूट गई। मैं ही परेशानी खड़ी कर रहा हूँ। उसने तो मुझे तीसरा पहिया कहा है। क्या तुमने वो नहीं सुना? रायन, क्या तुम पूरी तरह पागल हो गई हो? लियू रायन ने अपने होंठ कसकर भींच ली। उसका चेहरा तनावपूर्ण हो गया। उसने गुस्से में लापरवाही से कह दिया था, फिर भी तुम्हें धक्का नहीं देना चाहिए था। मैं हंसा। जाओ लियू रायन, मैं तुम दोनों में से किसी को भी फिर कभी देखना नहीं चाहता। लियू रायन काफी देर तक चुप रही। फिर उसने उसी शांत आवाज में दोबारा कहा, तुम्हें थोड़ी देर के लिए शांत हो जाना चाहिए। जैसे ही नई शादी की तारीख तय होगी, मैं तुम्हें बता दूंगी। शादी कोई मजाक नहीं है। वादा किया था कि तुमसे शादी करूंगी और अपनी बात से नहीं मुकरूंगी, जैसे चोट या धोखे का कोई मतलब न हो। यह कहकर उसने चांग होंग को सहारा दिया और बिना मुड़े चली गई। ऐसे समय में भी वह इतनी शांत और संयमित रह सकती थी। शायद इसकी वजह यह थी कि इन 5 सालों में भले ही ऐसा लगता था कि हमेशा वही समझौता कर रही थी, असल में इस रिश्ते में मैं ही कमजोर था। वही जो ज्यादा गहराई से प्यार करता था, वही जो ज्यादा बेताबी से परवाह करता था। और लियू रायन यह बात बहुत अच्छी तरह जानती थी। अगले दिन मैं सूट लौटाने के लिए ब्राइडल शॉप गया। अप्रत्याशित रूप से मैं फिर से उन दोनों से टकरा गया। चांग होंग ने मेरे हाथ में पकड़े सूट की ओर देखा। उसकी आंखों में उपहास की एक झलक चमक गई। मिस्टर जियांग, क्या मेरी जगह खड़े होना आपको असहज नहीं लगता? अगर मैं उस वक्त नहीं गया होता तो क्या आपको कोई मौका मिलता? अब मैं उससे बहस करना नहीं चाहता था। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, अगर आपको पुराने रिश्ते में लौटना पसंद है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपसे कोई मुकाबला नहीं कर रहा। मैं दिल से आप दोनों की खुशियों की कामना करता हूँ। आशा है कि प्रेमी अंत में एक दूसरे के हो जाएं। लियू रायन ने मेरी ओर देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी शिकन उभर आई। कुछ दिनों बाद लियू रायन ने मुझे ईमेल के जरिए एक नई वेडिंग प्लान भेजी। ये पूरी तरह से मूल डिजाइन से अलग थी। रोमांटिक तारों से सजी सजावट और नीले समुद्र की थीम, ये सब चांग होंग के पसंदीदा तत्व थे। जियांग, क्या आपको इस नए प्लान के बारे में कोई राय है? अगर आपको यह ठीक लगे तो हम इसी को चुन लेंगे। मैंने बिना किसी भाव के जवाब दिया, जो भी हो। अगर तुम्हें यह पसंद नहीं है तो सीधे कह सकती हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। आखिरकार अब यह सच में मेरी शादी नहीं रही। शायद लियू रायन को थोड़ी सी ग्लानि महसूस हुई। जियांग, मैंने अतीत में चांग होंग के साथ बहुत गलत किया है। अब मैं बस उसकी भरपाई करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने तुम्हारा सूट भी वापस ला दिया है। अब और नाराज मत हो। मैं वादा करती हूँ, शादी के बाद मैं पूरी दिल से तुम्हारा ख्याल रखूंगी
और उससे अपना रिश्ता पूरी तरह तोड़ दूंगी। सच में मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। शादी वाले दिन मैंने अपना सामान पहले ही पैक कर लिया था और विमान में सवार हो गई थी। लियू रायन, तुम्हारा और तुम्हारे पहले प्यार की कहानी में अब मैं दखल नहीं दूंगी। इस जीवन में हम कभी दोबारा नहीं मिलेंगे। शादी के वेन्यू पर हॉल मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था। लियू रायन बैक स्टेज थी, बेचैनी से प्रवेश द्वार की ओर देख रही थी। मिस लियू, समय हो गया है। दूल्हा आखिर कब आएगा? थोड़ा और इंतजार करो। उसके पीछे चांग होंग एक शानदार सूट में सजे हुए थे। उनकी आंखें थोड़ी सी लाल थीं। उन्होंने धीरे से लियू रायन की आस्तीन पकड़ ली। उनकी आवाज में दबा हुआ गुस्सा झलक रहा था। रायन, क्या तुम्हें सच में उससे शादी करनी है? तो मैं तुम्हारे लिए क्या हूं? कल रात तुमने साफ साफ। लियू रायन तुरंत पलट गई। उसने हल्का सा भौहें चढ़ा ली। उसके शांत चेहरे के नीचे घबराहट की एक झलक चमक गई। बात करना बंद करो। हमारे बीच क्या है? बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। खत्म हो गया? चांग होंग की आंखों में गुस्सा और गहरा हो गया। तो फिर कल रात तुम मेरे साथ क्यों थी? तुमने मेरे साथ सूर्योदय क्यों देखा? तुमने मेरी हर बात क्यों मानी? लियू रायन, मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो कि अब तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा है। लियू रायन चुपचाप उसे देखती रही। उसकी आंखों में जटिल भावनाएं झलक गईं। उसने हाथ उठाकर उसके आंसू पोंछे। उसकी आवाज कांप रही थी। चुप रहो, अब हम लौट नहीं सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। चांग होंग ने उसका हाथ ऐसे थाम लिया जैसे वो उसकी आखिरी उम्मीद हो। रायन, हम दोनों अब भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या हम फिर शुरू कर सकते हैं? अभी, इससे पहले कि देर हो जाए। तभी झाओ वहां पहुंच गई। उसका चेहरा बेचैन था। उसने अपनी आवाज धीमी कर ली। होटल ने अभी पुष्टि की है। जियांग ने आज सुबह ही चेकआउट कर लिया था। वह अपना सारा सामान पहले ही ले जा चुका है। लियू रायन का शरीर अचानक सख्त हो गया। उसका फोन क्या हुआ? वह पूरा समय बंद ही रहा है। हम उससे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। चांग होंग की आंखों में खुशी की एक झलक तेजी से आई, लेकिन उसने तुरंत उसे चिंता और एक बिल्कुल सही समय पर आई आह के साथ छुपा लिया। मिस्टर जियांग, वह ऐसा कैसे कर सकते हैं? आज का दिन जानते हुए भी वह जानबूझकर गायब हो गए। रायन, वह साफ तुम्हें कंट्रोल करना चाहते हैं और शर्मिंदा करना चाहते हैं। पर लियू रायन ने उन्हें अनदेखा कर दिया। उसे तो ऐसा भी नहीं लगा कि उसने क्या कहा। हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने अपना फोन निकाला और बार बार मेरा नंबर मिलाया, लेकिन हर बार उसे सिर्फ ठंडी ऑटोमेटेड शटडाउन मैसेज ही सुनाई दी। ये कैसे हो सकता है? पहली बार उसके दिल में मुझे खो देने का डर और घबराहट बेकाबू होकर उठने लगी। उसने सोचा था कि शायद मैं गुस्सा करूंगा या बेमन से शादी कर लूंगा। उसने यह भी सोचा था कि मैं सबके सामने सवाल उठाऊंगा, पर यह नहीं सोचा था कि मैं आऊंगा ही नहीं। अनदेखी से चांग होंग नाखुश दिखा। उसने एक ठंडी हंसी निकाली। लियू रायन, अब तो आखिरकार तुमने देख ही लिया है ना? यही है वह आदमी जिसे तुमने शादी के लिए चुना है। उसने तुम्हें सबसे अहम मौके पर छोड़ दिया। उसने तुम्हें पूरी तरह मजाक बना दिया और फिर भी तुम उसी से शादी करने की जिद कर रही हो। ऐसे स्वार्थी और अपरिपक्व आदमी से वह तुम्हारे लायक कैसे हो सकता है? चुप हो जाओ। चांग होंग, जिसे उसके पक्षपात ने बिगाड़ दिया था, ने अपनी आवाज ऊंची कर ली। रायन, तुम एक बार भी मुड़कर मेरी तरफ क्यों नहीं देखती? पास खड़ी ब्राइड्समेड्स और करीबी दोस्त एक दूसरे को देखने लगी और कुछ ने चिढ़ाना शुरू कर दिया। हाँ रायन, चेन होंग ने भी यही कहा था। दूल्हा ही बदल लो, बेइज्जती से तो अच्छा है। आखिर ये जियांग जियांग का पहला प्यार है। कम से कम उसे क्लोजर तो मिल गया। ये तो अच्छी बात है। उनके उतार चढ़ाव देखने वाले हैरान हैं। चेन होंग अविश्वसनीय है। डेटिंग अलग है, पर शादी के लिए जियांग जियांग जैसा कोई चाहिए। आखिर शादी में शांति और समझदारी जरूरी है। चेन होंग ने व्यंग्य से जवाब दिया। मन की शांति? मुझे तो समझ नहीं आता कि शादी के दिन भाग जाने वाला दूल्हा कितना शांत और समझदार हो सकता है। मौका पहले ही अफरा तफरी में बदल चुका था। शोरगुल के बीच लियू रायन को जैसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वह फोन की स्क्रीन को घूर रही थी, जहां लाल विस्मय बोधक चिन्ह साफ साफ दिख रहा था। मैंने उसे पूरी तरह डिलीट और ब्लॉक कर दिया, कोई निशान नहीं छोड़ा। लियू रायन, कुछ तो बोलो। चेन होंग खुद को रोक नहीं पाई और उसकी बांह हिला दी। लियू रायन ने अपना हाथ छुड़ाया और बिना पीछे देखे बाहर की ओर भाग गई, सबको हैरान छोड़ते हुए। विमान नानचांग में उतरा। मैं एयरपोर्ट से बाहर निकली और अपना फोन खोला, जिसमें अनगिनत अनपढ़ संदेश और मिस्ड कॉल्स भरी थीं। लगभग सभी लियू रायन की थीं। तुम कहाँ हो जियांग? अब और नाटक मत करो, कृपया फोन उठाओ। आखिरकार बस खामोशी रह गई थी। मैंने उनमें से कोई भी नहीं खोला, बल्कि सीधे इनबॉक्स साफ कर दिया। मैंने अपने शहर की ताजी हवा में सांस ली। हर घास का तिनका और पेड़ मुझे सुकून दे रहा था, जैसे कोई लंबा खिंचा हुआ तनाव आखिरकार दूर हो गया हो। जियांग जियांग, तुम सच में वापस आ गई। जब चेंग यूए मेरे सामने आई तो मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। आखिरकार नानचेंग आने के बारे में मैंने सिर्फ एक ही व्यक्ति को बताया था। वह मेरी बचपन की दोस्त थी। मैं बचपन में ही अनाथ हो गई थी और मेरी दादी ने मुझे पाला था। चेंग यूए हमारे पड़ोस में रहती थी, इसीलिए मैं अक्सर उनके घर खाना खाने चली जाती थी। दादी के गुजर जाने के बाद मैं बहुत समय तक नानचेंग नहीं लौटी थी। स्वाभाविक रूप से मेरा चेंग यूए से भी कम ही संपर्क रहा। हाल ही में जब मैं लियू रायन से शादी की तैयारी कर रही थी,
और मैंने उसे शादी का निमंत्रण भेजा, तभी हमारी कुछ बार बातचीत हुई थी। उसने कहा कि वह नहीं आ सकती और मुझे तोहफे के तौर पर 50,000 युआन भेज दिए। वाकई यह रकम काफी बड़ी थी। मैंने पैसे लौटा दिए, लेकिन उसने फिर से भेज दिए। मैंने फिर से लौटा दिए तो उसने वॉइस मैसेज में कहा, ये तुम्हारे लिए है, रख लो। जियांग जियांग, मैं तुम्हारी आधी बहन जैसी हूँ, इतनी औपचारिकता क्यों? मैं मुस्कुराई और बोली, अच्छी बहन, तुम शादी में आकर मेरा साथ क्यों नहीं देती? अगर सच में नहीं आ सकती तो कोई बात नहीं। चेंगयू ने तिरस्कार से हंस दिया। शादी कर लो, लेकिन बाद में रोती हुई वापस मत आना। अप्रत्याशित रूप से उसकी बात सच हो गई। हालांकि मैं रोई नहीं, फिर भी शर्मिंदा होकर वापस लौट आई। चेंगयू ने मेरा सूटकेस लेने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे नहीं लेने दिया। वह मेरी आंखों में देखने लगा। लगता है तुम मेरी सोच से ज्यादा मजबूत हो। मैंने उसे धक्का दिया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बहुत रोती हूं? सालों बाद भी हमारे बीच कोई दूरी नहीं थी। चेंगयू ने अपने हाथ जेब में डाल ली। हाँ, बचपन से अब तक तुमने मुझ पर कितने आंसू बहाए हैं, भूल तो नहीं गई? हंसते बोलते मैं पुराने घर लौट आई। दरवाजा खोलते समय मैंने धूल के लिए खुद को तैयार किया था, लेकिन घर मेरी याद से कहीं ज्यादा साफ सुथरा और व्यवस्थित था। स्पष्ट था कि किसी ने सफाई की थी। मैंने चेंगयू की ओर देखा। वह अब भी हाथ जेब में डाले अकड़ के साथ खड़ा था। मैंने चुपके से मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, धन्यवाद, मैं यहाँ थोड़ी देर आराम करने आई हूँ। मैंने अपना पुराना सिम कार्ड बंद कर दिया और नया नंबर ले लिया। यहाँ की हवा में गीली घास और पेड़ों की खुशबू थी। समय जैसे धीमा हो गया था और मेरा दिल बस थकी हुई शांति से भरा था। मैं खिड़की के पास बैठकर रिमझिम बारिश को देख रही थी और अचानक याद आया कि वह भी एक बरसात की रात थी। जब मुझे यह खबर मिली कि दादी बहुत बीमार हैं, तो मैं अस्पताल भागना चाहती थी, लेकिन टैक्सी नहीं मिल रही थी। उसी वक्त लियू रायन मेरी जिंदगी में आखिरी उम्मीद की तरह आया। उसके बाद हम दोनों ने एक दूसरे के साथ काफी समय बिताना शुरू कर दिया और बहुत सोचने के बाद आखिरकार मैंने उसे अपने दिल की बात बता दी। लियू रायन ने पूरी रात सोचा और फिर मान गया। शुरुआत में वो बहुत अच्छी थी, समय पर पिक ड्रॉप करती, बीमार होने पर शहर भर से दवा लाती और सर्दियों में मेरे ठंडे हाथ अपनी जेब में रख लेती थी। मैंने भी इशारों में पूछा कि क्या ये सब किसी पुराने बॉयफ्रेंड से सीखा है। लियू रायन ने मेरा हाथ अपने हाथ में डालते हुए कहा, यही तो गर्लफ्रेंड्स को करना चाहिए। यह सब कब बदल गया? शायद तब जब उसका करियर ज्यादा सफल हो गया, उसकी नजरें और भी स्थिर हो गईं, लेकिन मेरे साथ वह शायद ही कभी उत्साहित नजर आया। उसे लगता था कि मैं मजबूत और आत्मनिर्भर हूं और मुझे रिश्ते को बनाए रखने के लिए उसकी भावनात्मक मदद की जरूरत नहीं है। उसे लगता था कि चाहे वह कुछ भी करे, मैं कभी उसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। बारिश रुक चुकी थी। मैं उठी और बाजार में कुछ सब्जियां खरीदने चली गई। कल चेंगयू ने चुपके से कहा था कि उसे मेरा बनाया हुआ ब्रेस्ट पोर्क फिर से खाना है, लेकिन जैसे ही मैंने पुराना लकड़ी का दरवाजा खोला, मैं ठिठक गई। आंगन के बाहर पुराने शहतूत के पेड़ के नीचे एक जानी पहचानी आकृति खड़ी थी। उस महिला ने एक महंगा कपड़ा पहना था जो इस जर्जर मोहल्ले में बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहा था। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, चेहरा बुखार से पीला था और थकावट उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। जैसे ही उसने मुझे बाहर आते देखा, वह भर्राई आवाज में बोली, जियांग, तुम शादी से भाग क्यों गई? मुझे उम्मीद नहीं थी कि लियू रायन यहाँ आएगी और एक पल के लिए मैं सचमुच हैरान रह गई। एक क्षण रुकने के बाद मैं शांत भाव से उसके पास चली गई। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने उसे बेरुखी से देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत देर से वहां खड़ी थी। उसके कंधे छत की मुंडेर से टपकती बारिश में भीग चुके थे। उसकी आंखें लाल थीं और उनकी नीचे गहरे काले घेरे बता रहे थे कि वह कई दिनों से ठीक से सोई नहीं थी। मैंने उसके सवाल का शांतिपूर्वक जवाब दिया, क्या यह बेहतर नहीं होगा कि मैं तुम्हारे पहले प्यार के लिए रास्ता छोड़ दूं? लियू रायन की भौहें कसकर सिकुड़ गईं। उसकी आवाज भर्राई हुई थी, लगभग कांप रही थी। जियांग, मेरे और चेन होंग के बीच वैसा कुछ नहीं है। उसने गहरी सांस ली। हमारा सब कुछ अब खत्म हो चुका है। हम कभी एक नहीं हो सकते। मैं सिर्फ उसका कर्ज उतारने के लिए उसके पास थी। फिर वह धीरे से बोली, मैंने हमारे हनीमून की पूरी योजना बना ली है। तुम्हारी पसंद के आइसलैंड में नॉर्दर्न लाइट्स देखेंगे, फिर पूरे उत्तरी यूरोप और तुम्हारी पसंदीदा जगह स्विट्जरलैंड घूमेंगे। बात करते हुए उसने सहज रूप से हाथ बढ़ाया, जैसे पहले करती थी, मेरी बांह पकड़ने के लिए। मैं पीछे हट गया और उसके स्पर्श से बच गया। उसका हाथ असहजता से हवा में ही ठहर गया। उसका लहजा और भी नरम हो गया, लगभग विनती करने जैसा। अब और नाराज मत हो। मुझे पता है कि मैंने पहले तुम्हारी भावनाओं की अनदेखी की थी। वह मेरी गलती थी। अच्छा बनो और मेरे साथ वापस चलो, ठीक है? शादी के बाद हम तुरंत निकल जाएंगे। मैंने उसे चुपचाप काफी देर तक देखा, फिर आखिरकार बोला, लियू रायन। उसके होंठ हल्के से हिले। पहली बार वह घबराई हुई दिखी। मेरी आवाज शांत और ठंडी बनी रही। क्या तुम ईमानदारी से मुझे बता सकती हो, शुरू से लेकर अंत तक यह शादी असल में किसके लिए तैयार की गई थी?
जिसे तुम सच में अपना जीवन साथी बनाना चाहती थी, क्या वह वाकई मैं था? मैं हल्के से हंस पड़ा। शादी की थीम बदलकर वह नीला समुद्री अंदाज कर दिया जो चेन होंग को पसंद था। मेरी सारी राय को नजरअंदाज कर दिया और जिद की कि वह तुम्हारे बगल में खड़ा रहे। क्या यह सब तुम्हारा वही तरीका नहीं था जिससे तुम उसके साथ अपनी अधूरी शादी का सपना पूरा कर रही थी? मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा। लियो रायन, आखिर तुम मुझे क्या समझती हो? वह कुछ कहना चाहती थी, जैसे खुद को सफाई देना चाहती हो, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वह महिला जो हमेशा शांत और संयमित दिखती थी, अब पूरी तरह घबराई हुई नजर आ रही थी। मैंने अपनी नजरें थोड़ी झुका लीं। देखा, तुम जवाब नहीं दे सकती क्योंकि दिल के अंदर तुम सच जानती हो, चाहे वह अपराध बोध हो या फिर अब भी उससे प्यार करती हो। लियो रायन, हमारे बीच सब खत्म हो गया। मैं मुड़ा और जाने की तैयारी करने लगा। अचानक उसने मेरी कलाई को कसकर पकड़ लिया। शायद वह बहुत घबरा गई थी क्योंकि उसकी नाखूनों ने गलती से मेरी त्वचा को खरोंच दिया। नहीं, उसकी पकड़ मेरी कलाई पर और भी दर्दनाक तरीके से कस गई और पहली बार मेरी आवाज में आखिरकार अधैर्य झलक ही आया। छोड़ दो। लियो रायन की आंखें लाल थीं, उनमें वे भावनाएं थीं जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थीं। जियांग जियांग, मैं ब्रेकअप के लिए कभी राजी नहीं होंगी। इसके पहले कि मैं जवाब देता, एक आलसी सी आवाज अचानक बगल से टकराई। अरे, उसने तो पहले ही कह दिया कि सब खत्म हो गया। क्या तुम्हें इंसानों की भाषा समझ नहीं आती? किसी वक्त चेंगुआंग दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई थी। वह एक हाथ से लापरवाही से दरवाजे की चौखट पर टिक गई। उसकी तेज नजरें लियो रायन के उस हाथ पर जमी थीं जो मेरी कलाई को पकड़े हुए था। तुम कौन हो? लियो रायन ने ठंडे स्वर में पूछा। मैं हंसा, आगे बढ़ा और बिना किसी हिचकिचाहट के लियो रायन का हाथ जोर से झटक दिया। फिर मैंने स्वाभाविक रूप से चेंगुआंग को अपनी सुरक्षा में अपने पीछे खींच लिया। चेंगुआंग लियो रायन से थोड़ी सी लंबी थी और उसकी मौजूदगी भी उतनी ही प्रभावशाली थी। उसने भौहें उठाईं और जानबूझकर छेड़ते हुए अपने शब्दों को खींच दिया। मैं जियांग जियांग की पहली मोहब्बत हूं। वह हल्के से मुस्कुराई। तुम्हें अपनी पहली मोहब्बत को कभी न भूलने का हक है, लेकिन उसे बचपन की दोस्त रखने का हक नहीं है। लियो रायन का चेहरा एकदम पीला पड़ गया, जैसे किसी ने सीधे उसके दिल में छुरा घोंप दिया हो। उसकी नजरें चेंगुआंग और मेरे बीच बार बार घूम रही थीं। उनमें अविश्वास और शक झलक रहा था। आखिरकार उसने मेरी ओर देखा और दबे हुए स्वर में पूछा, क्या ये सच है? तुमने कभी उसका जिक्र क्यों नहीं किया? मैंने न तो इसकी पुष्टि की और न ही इनकार किया। इसके बजाय मैंने बेरुखी से जवाब दिया, तुम्हें बताने का क्या फायदा होता? चेंगुआंग का धैर्य अब खत्म हो चुका था। उसका लहजा ठंडा और आक्रामक हो गया। मैं आखिरी बार कह रही हूं, तुम दोनों का अब सब खत्म हो चुका है। अब यहां से चली जाओ। मैंने शांत स्वर में जोड़ा, तुमने उसकी बात नहीं सुनी? लियो रायन, जाओ। ऐसा लगा जैसे लियो रायन के शरीर से सारी ताकत आखिरकार निकल गई हो। धीरे धीरे उसने मेरी कलाई पर से अपनी पकड़ ढीली कर दी। मैंने धीरे से अपना हाथ वापस खींच लिया। जहां उसकी नाखूनों ने मेरी त्वचा में ढंसा दिया था, वहां पहले ही गहरा लाल निशान बन गया था। चेंगुआंग ने हल्के से नाक सिकोड़ी, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे आंगन के अंदर खींच ले गई। फिर लियो रायन के सामने दरवाजा जोर से बंद कर दिया, लेकिन लियो रायन वहां से गई नहीं। इसके बजाय वह नानचिंग में ही रुकी रही। कभी कभी वह मेरे घर के पास दिखाई देती और मुझसे बात करने की कोशिश करती। उसकी आंखों में पछतावा था जो बहुत देर से आया था। मैंने हर बार उसे नजरअंदाज कर दिया। चेंगुआंग ने इसे उसकी आखिरी बेताब कोशिश कहा, यहां तक कि एक दिन चेन होंग भी उसका पीछा करते हुए आ गया। किसी तरह उसने वह जगह ढूंढ ली जहां लियो रायन ठहरी हुई थी। इस बार वह पहले से भी ज्यादा बुरी तरह रोया। अपनी सारी गरिमा को एक तरफ रखकर बेतहाशा उससे मिन्नतें करने लगा। रायन, मुझे पता है मैं गलत था। मैं पहले बहुत नासमझ था। मैं बदल जाऊंगा, कसम से मैं बदल जाऊंगा। उसे इस हालत में देखकर लियो रायन ने अनायास ही भौहें सिकोड़ लीं। उसमें कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसके भीतर जो कभी घमंड और लापरवाही थी, वह पूरी तरह से खत्म हो चुकी लग रही थी। पुराना चेन होंग कभी खुद को इतना नीचे नहीं गिराता। चेन होंग, उसने धीरे से पूछा, क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? उसने हल्की सी आह भरी। अगर तुम किसी मुसीबत में हो तो मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। चेन होंग ने अपना होंठ काटा, काफी देर तक झिझकता रहा, फिर आखिरकार बोला, रायन, मैं हमारा अतीत भूल नहीं सकता। मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूं। मैं अब भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। जियांग जियांग के पास अब कोई और औरत है। तुम क्यों नहीं पलटकर एक बार फिर मेरी तरफ देख सकती? चलो शादी कर लेते हैं, ठीक है? लियो रायन के जवाब देने से पहले ही जो ने अचानक फोन किया। रायन, मैंने सब कुछ पता कर लिया है। चेन होंग पर विदेश में बहुत बड़ा जुए का कर्ज है। लोग उससे पैसे वसूलने के लिए उसका पीछा कर रहे हैं। वह इस बार इसलिए लौटा है ताकि तुम्हें शादी के झांसे में फंसा सके और अपने कर्ज चुका सके। जैसे ही उसने ये शब्द सुने, लियो रायन के चेहरे से आखिरी भावनात्मक छाया भी गायब हो गई। उसने चेन होंग की ओर ठंडी निराशा भरी नजरों से देखा। चेन होंग, तुम ऐसे कैसे हो गए?
वह बुरी तरह उससे लिपट गया, रोते हुए गिड़गिड़ाया, रायन, मेरे पास सच में और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने वापस आया। कृपया हमारे बीच जो कुछ भी था उसके बारे में सोचो। लेकिन लियू रायन ने सीधे किसी को बुलाया और चिल्लाते, संघर्ष करते चेन होंग को जबरदस्ती घसीटकर वहीं वापस भेज दिया जहां से वह आया था। उस रात नानचेंग पर एक बार फिर मूसलाधार बारिश बरसी। खिड़की के पास खड़ा होकर मैंने बाहर तूफान में घुटनों के बल बैठे उस शख्स को देखा और मेरी भौहें सिकुड़ गईं। बारिश ने लियू रायन को पूरी तरह भिगो दिया था। उसके बाल बेतरतीब ढंग से उसके माथे से चिपके हुए थे और वह जिद्दी निगाहों से मेरी खिड़की की रोशनी को घूर रही थी, मानो अपनी इस दयनीय हालत से मेरी दया और प्यार फिर से जीतना चाहती हो। घर के अंदर चेंगवांग ने मुझे एक कप गर्म पानी थमाया। उसने बाहर की ओर देखा और हल्की सी आह भरी। क्या तुम सच में उसे माफ नहीं करोगे? गर्म कप थामे मैंने धीरे से कहा, माफी उन्हें छुरी थमाने जैसा है ताकि वे दोबारा चोट पहुंचा सकें। फिर खिड़की से नजरें हटाकर मैंने कहा, अब मैं मूर्ख नहीं रही। चेंगवांग ने दिलासा देते हुए मेरे बाल सहलाए। हमारी छोटी रोने वाली बच्ची आखिरकार बड़ी हो गई। मैं हंसी और हल्के से उसके कंधे पर मुक्का मारा। बारिश से भीगी खिड़की के बाहर लियू रायन ने हमें दोनों को हंसते मजाक करते हुए धुंधला सा देखा। उस पल उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिल के अंदर कुछ बुरी तरह से फट गया हो। पहली बार उसने सच में महसूस किया कि वह मुझे पूरी तरह खो चुकी है। लियू रायन ने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। चेंगवांग उसके बगल में हाथ बांधे खड़ी थी और ठंडे भाव से उसे नीचे देख रही थी। डॉक्टर ने कहा कि तुम तनाव के कारण बेहोश हो गई थीं और बारिश में भीगने से तुम्हें बुखार हो गया। कोई गंभीर बात नहीं है। लियू रायन ने बेचैनी से कमरे में इधर उधर देखा जब तक कि उसने मुझे गलियारे में खड़ा नहीं देख लिया। जियांग, उसकी आवाज सूखी और भर्राई हुई थी जब उसने मेरा नाम पुकारा। मैं शांत भाव से मुड़ी और उसके कुछ गलत समझने से पहले ही बोल पड़ी, ज्यादा मत सोचो। चेंगवांग ने मुझे सिर्फ इसलिए बुलाया क्योंकि उसे डर था कि तुम उसके घर के सामने मर जाओगी। लियू रायन की आंखों की चमक एकदम फीकी पड़ गई। वह मुश्किल से सीधी बैठी और दर्द भरी नजरों से मुझे देखने लगी। जियांग, क्या हमारे बीच सच में अब कोई मौका नहीं बचा? मैंने चुपचाप सिर हिला दिया। उसका चेहरा और भी ज्यादा पीला पड़ गया और उसकी आंखें हल्के से कांप उठीं। मुझे पता है कि मैंने गलती की, लेकिन जियांग, क्या तुम मुझे एक और मौका भी नहीं दे सकती? ये तो ठीक नहीं है। मैंने उसे लंबे समय तक चुपचाप देखा, फिर धीरे से बोली, मैंने तुम्हें पहले ही एक मौका दिया था। मुझे अब भी उस रात की याद थी जब हम केटीवी के प्राइवेट रूम के बाहर थे। मैंने उससे आखिरी सवाल पूछा था, क्या तुम्हें सच में जाना ही है? अगर उसने रुकने का फैसला किया होता तो मैं सब कुछ अनसुना करने का नाटक कर सकती थी, बिल्कुल बाद में गाए गए गाने की तरह, बिल्कुल उस फोन कॉल की तरह। लियू रायन को भी शायद वह सब याद आ गया था। पछतावा धीरे धीरे उसकी आंखों में भर गया। माफ करना जियांग, मैंने हल्के से सिर हिलाया, उसे और कुछ कहने से रोक दिया। मैं ये सब तुम्हें माफी मांगने के लिए नहीं कह रही और न ही तुम्हारे बहाने सुनना चाहती हूं। मैंने लियू रायन की ओर शांत भाव से देखा। वो मौका तुमने खुद खो दिया, इसमें किसी और का कोई दोष नहीं है। जिस पल तुमने उस रात जाने का फैसला किया, हमारी कहानी वहीं खत्म हो गई थी। लियू रायन ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। पहली बार उसका सारा अभिमान और ठहराव पूरी तरह से टूट गया। आखिरकार उसने खुद को झुका लिया और कांपती आवाज में पूछा, तो क्या हम कम से कम दोस्त तो रह सकते हैं? नहीं, मैंने बिना एक पल की भी देर किए जवाब दिया। उस समय चेन होंग ने उसे सच्चे प्यार का एहसास कराया था और अंत में मैंने उसे एक आखिरी सबक सिखाया। जब दो लोग अलग हो जाते हैं तो अपने एक्स को पकड़कर मत रखो। लियू रायन पूरी तरह से वहीं जड़ हो गई, जैसे उसके शरीर से सारी जान निकल गई हो। उसके बाद उसने और कुछ नहीं कहा। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वह चुपचाप नानचेंग छोड़कर उस चमकदार उत्तरी शहर लौट गई जहां वह पहले रहती थी। लेकिन उसके दिल के भीतर की बारिश कभी सच में खत्म नहीं हो पाई। जहां तक मेरी बात है, मैं नानचेंग में ही रहा। मैंने एक छोटी सी प्राचीन वस्तुओं की दुकान खोली और धीरे धीरे शांत जीवन में रम गया। एक दोपहर चेंगवांग खिड़की की चौखट पर आलसी होकर टिक गया और मुस्कुराते हुए मुझसे बोला, तो क्या अब तुम हमेशा के लिए यहीं रहने का इरादा रखते हो? मैंने बारिश के बाद के साफ आसमान की ओर देखा। क्षितिज पर एक शानदार इंद्रधनुष फैला हुआ था। मैं हल्के से मुस्कुराया। हाँ, अब मैं कहीं नहीं जा रहा। गाइस, वीडियो कैसे लगा एंड 600 लाइक और हेल्प कर दो यार, मुझे खुश कर दो। न्यू वीडियो जल्दी आ जाएगा।